बजट 2024-25। हाँ जी हाँ दोस्तों, आज हम फिर से बात करने वाले हैं बजट 2024-25 को, जो अंतरिम बजट 2024-25 1 फरवरी 2024 को हमारे फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा संसद में पेश किया गया, उसके बारे में बात करने वाले हैं। अब ये वर्ड सुनने के बाद सभी को समझ में के मन में एक ही ख्याल आया होगा, अभी पिछली वीडियो भी तो इसी के बारे में थी। जी हाँ दोस्तों, हमारा जो पिछला वीडियो था वो भी बजट के बारे में ही था, लेकिन उस वीडियो में हमने, जो हमारा प्रीवियस वीडियो था उसमें हमने सिर्फ और सिर्फ जो नए स्टेप या नई स्कीम्स का जो उद्घाटन होने वाला है, इनॉग्रेशन होने वाला है, सिर्फ उसके बारे में बात की थी। लेकिन आज की वीडियो में हम जो हमारे इंडिया के टैक्स पेयर हैं, जो हमारे भारत के जो करदाता हैं, उनको इस बजट से क्या सब्सिडी मिली है, क्या फायदा हुआ है, क्या बेनिफिट पहुंचा है, इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए, अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने रिलेटिव्स और अपने फ्रेंड जोन में शेयर करें। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मेरा नाम विवेक कुमार चौधरी और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म चौधरी विवेक कुमार पर, जहां आपको मिलता है अकाउंट्स और फाइनेंस का पूरा ज्ञान। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। जैसा कि आपको समझ में आया होगा, आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो अंतरिम बजट 2024-25 में जो हमारा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स, उसके अंदर जो चेंजेस आए हैं उनके ऊपर हमारी आज ये वीडियो होने वाली है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो डायरेक्ट टैक्स यानी कि जो इनकम टैक्स है, उसमें हमारे बजट में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स को लेके जो हमारी गवर्नमेंट है उसमें कौन कौन से नए स्टेप लिए हैं, या जो पुराने स्टेप जो ऑलरेडी चल रहे हैं उसमें क्या कुछ चेंजेस किए हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों स्टैंडर्ड डिडक्शन की। स्टैंडर्ड डिडक्शन दोस्तों, जो एक सैलरी पर्सन होता है या पेंशन लेने वाला पर्सन होता है, जब वो अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करता है तो अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट उसको एक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है, जो कि 50,000 की 2023-24 में 50,000 की थी। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2000 फाइनेंशियल ईयर 24-25 और असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए भी वो स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 ही रहने वाली है। यानी कि अंतरिम बजट में इस स्टैंडर्ड डिडक्शन के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आया है, वो पहले की तरह इस 50,000 ही रहने वाली है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों सेक्शन 80C की डिडक्शन के बारे में। जो लोग इनकम टैक्स प्रोफाइल से हैं या अकाउंट प्रोफाइल में वर्क करते हैं, वो इस सेक्शन के बारे में बखूबी जानते होंगे, और जो नहीं जानते हैं उनको मैं इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूंगा। ये जो सेक्शन है ये आपको अलाउ करता है इन्वेस्टमेंट जो आप करते हो उसका अपनी इनकम टैक्स से डिडक्शन लेने के लिए। तो जी हाँ दोस्तों, जैसे पहले 80C की जो डिडक्शन की लिमिट थी वो 1.5 लाख पर एनम थी, तो इस अंतरिम बजट में भी उन्होंने उस लिमिट को सेम ही रखा है, यानी कि 1.5 लाख ही आप मैक्सिमम अपनी इन्वेस्टमेंट का डिडक्शन ले सकते हो। अब हम दोस्तों बात करते हैं टैक्स रिबेट अंडर सेक्शन 87A। जी हाँ दोस्तों, ये एक और सेक्शन है जिसमें आपको टैक्स की रिबेट मिलती है। ये जो हम इसमें भी जो इस बार का बजट है उसमें कोई चेंज नहीं है, यानी कि अगर हम बात करें तो ओल्ड टैक्स रिजीम, जैसा कि पिछले बजट में इंट्रोड्यूस हुआ था एक ओल्ड टैक्स रिजीम, एक न्यू टैक्स रिजीम। तो ओल्ड टैक्स रिजीम में जो 87A सेक्शन का सेक्शन है उसके अंदर जो डिडक्शन अलाउ थी वो 12,500 पर एनम के हिसाब से थी, और जो न्यू टैक्स रिजीम आया था उसमें इन्होंने उस 12,500 को बढ़ा के 25,000 रुपए पर एनम की डिडक्शन कर दी थी। तो इस अंतरिम बजट में भी ये जो डिडक्शन है यानी 87A का जो रिबेट है वो सेम ही रहने वाला है, यानी कि जो ओल्ड टैक्स रिजीम में रिटर्न फाइल कर रहे हैं उनको 12,500 की रिबेट मिलेगी, और जो न्यू टैक्स रिजीम में अपने रिटर्न फाइल कर रहे हैं उनको 25,000 रुपए की रिबेट मिलेगी। अब हम बात करते हैं दोस्तों कॉर्पोरेट टैक्स के बारे में।
तो जैसा कि लोगों ने अज्यूम किया था कि कॉर्पोरेट टैक्स को लेके इस अंतरिम बजट में नए बदलाव आने की संभावना है, लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो हमारा पहले से जो एग्जिस्टिंग डोमेस्टिक कंपनीज है उनके लिए अभी भी कॉर्पोरेट टैक्स 22% और जो न्यूली स्पेसिफिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं उनके लिए 15% का कॉर्पोरेट टैक्स अभी भी एप्लीकेबल है। यानी कि इसमें जो हमारा कॉर्पोरेट टैक्स का स्लैब था इसमें भी दोस्तों कोई भी चेंज नहीं आया है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम टैक्स रिबेट अंडर न्यू टैक्स रिजीम। दोस्तों जो हमारा टैक्स का जो रिबेट था वो जो न्यू टैक्स रिजीम के अंदर जो पिछले बजट में जो लिमिट बढ़ाई गई थी, न्यू टैक्स रिजीम इन्होंने लॉन्च किया था, इंट्रोड्यूस किया था। इस बार लोगों की एक्सपेक्टेशंस थी कि न्यू रिजीम में जो टैक्स स्लैब है, जो टैक्स एप्लीकेबल स्लैब है उसके अंदर चेंज आएगा, लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ नहीं हुआ। अभी भी जो न्यू टैक्स रिजीम है उसमें अप टू 7 लाख तक की जो आपकी इनकम है वो पहले की तरह ही नील रहने वाली, यानी वहां तक आपको टैक्स नहीं पे करना है। यानी कि जो 7 लाख रुपए तक की जो आपकी इनकम थी, जो नील टैक्स, इसमें जो टैक्स रिबेट अंडर सेक्शन न्यू टैक्स रिजीम अगर हम बात करें तो कोई भी चेंज नील टैक्स लायबिलिटी में नहीं आया है। फॉर इनकम टैक्स, फॉर टैक्स पेयर इनकम अप टू 7 लाख इन न्यू टैक्स रिजीम, यानी कि जो 7 लाख रुपए तक की इनकम वाले पर्सन थे उनको एक्सपेक्टेशंस थी कि उनके लिए गवर्नमेंट कुछ नया इंट्रोड्यूस करेगी, लेकिन वो इस बार भी नहीं हुआ है, वो पहले की तरह ही सेम रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन एक बहुत बड़ा स्टेप गवर्नमेंट ने जो न्यू स्टार्टअप्स हैं, न्यू कमिंग स्टार्टअप्स हैं उनके लिए किया है। यानी कि जो स्टार्टअप स्कीम थी जिसमें उनको टैक्स की रिबेट मिलती थी उसकी इन्होंने एक डेडलाइन, इनकॉर्पोरेशन की एक डेडलाइन सेट की हुई थी, उस डेडलाइन को इन्होंने एक्सटेंड कर दिया है। यानी कि द लास्ट डेट ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग कंपनीज और एलएलपी ऑफ क्वालिफाई एज एलिजिबल स्टार्टअप फॉर टैक्स एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 80 IAC एक्सटेंडेड टिल 31 मार्च 2025। यानी कि दोस्तों जो 80 सेक्शन 80 IAC है उसके अंदर जो भी हमारे न्यू कॉर्पोरेटिंग यानी कि जो नए इनकॉर्पोरेट हो रही थी फर्म्स यानी कंपनीज और एलएलपी फर्म्स, उनको सेक्शन 80 IAC के अंडर रिबेट मिलती थी। उसको अगर आपको क्वालिफाई करना है तो उसकी एक टाइम लिमिट थी जो कि इन्होंने बढ़ा के 31 मार्च 2025 तक कर दी है। तो अगर आप चाहते हैं नया स्टार्टअप करना कंपनीज और एलएलपी में तो आप इस सेक्शन का लाभ उठा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कैसे स्टार्ट किया जाता है तो बायो में हमारे इंस्टाग्राम आईडी का लिंक है, आप वहां जाके मुझे डीएम कर सकते हैं, डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं। मैं आपको पूरी तरह से पूरी कोशिश होगी मेरी कि मैं आपकी जो भी क्वेरी उसको कंप्लीट करूं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं जो ओल्ड टैक्स डिस्प्यूट चल रहे थे, यानी कि जो हमारे पुराने जो हमारे टैक्स डिस्प्यूट चल रहे थे, जो गवर्नमेंट और टैक्स पेयर के बीच में जो डिस्प्यूट चल रहा था टैक्स का, उसको लेके इन्होंने बड़ा फैसला लिया है। इन्होंने बोला है टिल 2009 यानी कि 2009 से पहले जो भी डिस्प्यूट था उसको 25,000 तक ये सेटल कर सकते हैं, यानी 25,000 टिल 2009 और 10,000 यानी 10,000 फॉर 2010, 11 एंड 14, 15, यानी कि 2009 तक 25,000, 2009 के बाद 2010, 11 और 14, 15 के लिए 10,000। और ये जो स्कीम इन्होंने लॉन्च की है इससे लगभग जो एक्सपेक्टेड है वो 1 करोड़ टैक्स पेयर को इसका बेनिफिट मिलेगा। इसके बाद हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जो हमारा इनकम टैक्स का स्लैब है, सभी की एक्सपेक्टेशंस थी कि इस बार के बजट में जो ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम है जो टैक्स स्लैब है उसमें बदलाव देखने को मिलेगा, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं हुआ। इस बार के बजट में जो अंतरिम बजट हमारा अभी पेश हुआ है इसमें
किसी भी प्रकार का किसी भी टैक्स स्लैब में कोई भी फर्क नहीं आया। यानी कि जो टैक्स स्लैब फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए एप्लीकेबल था, 23-24 के लिए एप्लीकेबल है, वही आपके 24-25 में भी एप्लीकेबल होने वाला है। आइए दोस्तों, अब हम उस टैक्स स्लैब के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। पहले हम बात करते हैं न्यू टैक्स रिजीम की, यानी कि न्यू टैक्स रिजीम में जिसकी इनकम 0 रुपए से लेके 3 लाख रुपए तक थी, उसको नील टैक्स देना पड़ता था। तो आगे भी ये 24-25 के लिए भी सेम रहने वाला है। अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में अपने रिटर्न फाइल करते हैं और आपकी इनकम 0 से लेके 3 लाख के बीच में है, तो आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना है। और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो स्लैब है हमारा वो है 5%, यानी कि जिनकी इनकम 3 लाख से लेके 6 लाख के बीच में है, उनको 5% इनकम टैक्स पे करना है। और साथ ही साथ उनके लिए सेक्शन 87A का जो डिडक्शन है, रिबेट है, वो अवेलेबल होगा। यानी कि अभी जो हमने इससे पहले हमने डिस्कस किया, 87A का जो रिबेट है वो आपको इस स्लैब में आपके लिए अवेलेबल है, आप उसको ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट स्लैब हमारा आता है 6 लाख से 9 लाख की इनकम। यानी कि अब आपकी इनकम 6 लाख रुपए से 9 लाख रुपए के बीच में अगर है, तो आपको जो इनकम टैक्स पे करना है वो 10% करना है। और साथ ही साथ दोस्तों, जो 87A का जो रिबेट है वो आपके लिए 7 लाख रुपए तक अवेलेबल है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, इसको फिर से हम थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। यानी कि आपकी जो इनकम है वो 6 से 9 के बीच में रहती है, तो आपको 10% टैक्स पे करना है। लेकिन अगर आपकी इनकम 6 से ज्यादा है और 7 तक है, यानी 7 से ऊपर नहीं है, तो आप उस केस में जो 87A का जो रिबेट है वो भी आप ले पाएंगे। उसके बाद जो स्लैब है वो है 9 लाख से 12 लाख रुपए। यानी कि अगर आपकी इनकम एक साल के अंदर 9 लाख से 12 लाख की है, तो आपको जो टैक्स पे करना है वो 15% करना है। इसके अंदर कोई भी रिबेट आपको 87A की रिबेट आप इसमें शामिल नहीं है, यानी इसमें आप 87A की जो रिबेट है उसको कंसीडर नहीं कर सकते, उसमें आप वो क्लेम नहीं कर पाएंगे। उसके बाद का जो हमारा स्लैब है वो है 12 से 15%, जिसमें आपको 20% टैक्स पे करना है। उसके बाद की जो हमारा आता है वो आता है 15 लाख से लेके एबव, यानी 15 लाख से ऊपर जो भी है उस पर फ्लैट 30% इनकम टैक्स आपको पे करना होगा। यानी कि 3 लाख तक नील, 3 से 6 तक 5%, और साथ ही साथ 87A का जो रिबेट है वो ले सकते हैं। 6 से 9 के बीच में आपको 10% टैक्स पे करना है। और साथ ही साथ अगर इनकम आपकी 7 लाख तक है, यानी 7 लाख से कम है या 7 लाख है, तो आप 87A का जो रिबेट है वो भी ले सकते हैं। उसके बाद 9 से 12, यानी 9 लाख से 12 लाख के बीच में अगर आपकी इनकम है तो आपको 15% टैक्स पे करना है। 12 से 15 लाख की अगर आपकी इनकम है तो आपको 20% टैक्स पे करना है। और 15 लाख से ऊपर है तो आपको फ्लैट 30% इनकम टैक्स पे करना है। तो ये है दोस्तों, ये था हमारा दोस्तों ओल्ड न्यू टैक्स रिजीम। अब हम बात करेंगे ओल्ड टैक्स रिजीम की। तो ओल्ड टैक्स रिजीम में जैसा कि सभी को पता है कि 2.5 लाख रुपए तक की जो इनकम है वो नील है। यानी कि 2.5 लाख रुपए की तक की जो आपकी इनकम आती है उस पे आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना है। उसके बाद 2.5 लाख से 5 लाख, यानी 2.5 लाख रुपए से लेके 5 लाख रुपए तक की अगर आपकी इनकम है तो उस पे आपको 5% का इनकम टैक्स पे करना है। उसके बाद दोस्तों अगर 5 से 10, यानी कि 5 लाख से लेके 10 लाख तक की आपकी इनकम है तो आपको 20% इनकम टैक्स पे करना है। और अगर आपकी इनकम 10 लाख से ऊपर है, यानी 10 लाख से ऊपर अगर आपकी इनकम है तो आपको 30% इनकम टैक्स पे करना है। यानी कि 2.5 लाख तक, 0 से 2.5 लाख नील, 2.5 से लेके 5 तक 5%, 5 से लेके 10 तक 20%, और 10 से ऊपर जैसे ही आप गए तो फ्लैट 30%। यानी कि ओल्ड टैक्स रिजीम में टोटल 4 स्लैब है और जो न्यू टैक्स रिजीम है हमारा उसमें है टोटल 6 स्लैब। यानी ओल्ड जो हमारा न्यू टैक्स रिजीम है उसके अंदर टोटल 6 हैं और जो ओल्ड टैक्स रिजीम है उसके अंदर हमारे 4 है। यानी कि न्यू में 0 से 3 नील, 3 से 6 5% और 87A की रिबेट। उसके बाद तीसरा स्लैब हमारा 6 से 9, यानी 6 लाख से 9 लाख के बीच में अगर आपकी इनकम होती है तो 10% आपको इनकम टैक्स पे करना है। 7 लाख से अगर आपकी इनकम 7 लाख तक है या 7 लाख से कम है तो आपको 87A की रिबेट जो वो भी मिलती है। फिर
जो स्लैब आता है वो 9 से 12 यानी उसमें 15%, 12 से 15 तक 20% और 15 से ऊपर अगर आपकी इनकम है तो 30%। और ओल्ड टैक्स रिजीम में 0 से 2.5 तक नील, 2.5 से लेके 5 5%, 5 से लेके 10 20% और 10 से ऊपर जैसे ही आप जाते हो तो पूरा 30% वाला टैक्स स्लैब एप्लीकेबल हो जाता है। तो ये थे दोस्तों कुछ हमारे डायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड पॉइंट्स जो कि इस बार के अंतरिम बजट में पेश किया गया या जिन बातों को इन्होंने उसमें कंसीडर किया है। अब हम दोस्तों बात करेंगे इनडायरेक्ट टैक्स। जैसा कि सभी को पता है इनडायरेक्ट टैक्स अब इंडिया में एक ही है, जीएसटी, यानी कि गब्बर सिंह टैक्स, यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी वस्तु, और हिंदी में अगर हम इसको बोले तो वस्तु एवं सेवा कर। तो दोस्तों सभी ने एक्सपेक्ट किया था कि इस बार के अंतरिम बजट में जीएसटी में बहुत सारे बड़े बदलाव या बड़े चेंजेस आने की उम्मीद है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस बार के बजट में कोई भी चेंज हमारे जीएसटी स्ट्रक्चर या रेट को लेके कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है, एक्सेप्टेड 2 पॉइंट। इस बार के बजट में जो 2 पॉइंट सिर्फ और सिर्फ जीएसटी में 2 पॉइंट्स चेंज किए गए हैं, उनमें से पहला तो है एक जो सेक्शन 20 हमारा है रिलेटिंग ऑफ क्रेडिट, ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट बाय आईटीसी, यानी कि जो इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है उसको जो पास ऑन किया जाता है, उसका जो सेक्शन 20 है उसके अंदर इन्होंने अमेंडमेंट की है। अमेंडमेंट इन सेक्शन 20 रिलेटिंग टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रेडिट बाय इनपुट टैक्स डिस्ट्रीब्यूटर, ये हमारा सेक्शन 20 है, उसके अंदर इन्होंने अमेंडमेंट की है। और साथ ही साथ दोस्तों एक नया सेक्शन 122A यानी 122A इन्होंने इंसर्ट किया है, जो कि रिलेटेड है पेनल्टी, सीजर एंड कॉन्फिस्केशन ऑफ मशीन्स फॉर फेलियर टू रजिस्टर द मशीन एज पर स्पेसिफिक प्रोसीजर अंडर सेक्शन 148। यानी सेक्शन 148 में जो प्रोसीजर बताया गया है मशीन को रजिस्टर करने का, उसको उसमें अगर आप कंप्लाई नहीं होते हो तो आपकी जो मशीनरी है उसको जो सीज किया जाता है, उसके लिए उन्होंने एक पूरा का पूरा नया सेक्शन इंसर्ट किया है, जिसको इन्होंने नाम दिया है 122A। तो ये था दोस्तों ओवरऑल व्यू रिलेटिंग टू डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, जो कि हमारे अंतरिम बजट में जिन चीजों पर डिस्कशन हुआ। मैं आशा करता हूं, आई होप कि आप सभी को समझ में आया होगा। अगर कहीं कुछ कंफ्यूजन हो, कुछ डाउट हो, कुछ पूछना हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपको जवाब देंगे। साथ ही साथ हमारे सोशल मीडिया के लिंक हमारे बायो में अवेलेबल है, आप वहां जाकर हमें चेकआउट कर सकते हैं, वहां भी आपको आंसर देंगे। अगर वीडियो आप सभी को पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों मैंने पिछले कुछ वीडियो से नोटिस किया है, लोग वीडियो देखते तो हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, उसको लाइक नहीं करते। तो आप सभी से एक ही गुजारिश है कि अगर कंटेंट पसंद आ रहा हो, वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। जल्दी आपसे मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।